गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में है, जिसे हम डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। इस आयोग का नाम डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग इसलिए पड़ा क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और इसका गठन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया गया था, अर्थात विश्वविद्यालय जो शिक्षा थी उसकी गुणवत्ता को कैसे सुधार किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसमें और अच्छे से कार्य किया जाए, इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को बनाया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 को किया गया और इस आयोग ने अपनी संस्तुतियां 25 अगस्त 1949 को प्रस्तुत किया। इस आयोग का प्रतिवेदन जो था ये जो है 747 पेज का था। कितने पेज का था? 747 पृष्ठों का था, 747 पेज का था। 747 पेज का ये सुझाव डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में 25 अगस्त 1949 को पेश किया गया या पारित किया गया, जिसकी प्रमुख संस्तुतियां इस प्रकार हैं। भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा और उसके अनुसंधान के क्या उद्देश्य होने चाहिए, इस पे इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। विश्वविद्यालयों की वित्त की व्यवस्था, धन की व्यवस्था कैसे की जाए, क्या देखरेख होनी चाहिए, इस विषय में इस आयोग ने बताया। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे किया जाए, किस पाठ्यक्रम में क्या शामिल किया जाए, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस विषय में भी इन्होंने बताया। विश्वविद्यालयों में प्रवेश के क्या मानक हों, विद्यार्थियों के, छात्रों के प्रवेश के मानक क्या हों, उसके विषय में बोला गया। विश्वविद्यालयों में शिक्षण का माध्यम कैसा हो, इस विषय में बताया गया। भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा, दर्शन, ललित कला और उसका अध्ययन, इन सब के बारे में भी अपने विचार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में की गई। अध्यापकों की शिक्षा की योग्यता क्या होनी चाहिए, अध्यापकों की सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए, उनके वेतन क्या होने चाहिए, उनके कार्य करने की प्रणाली और कार्य करने के घंटे क्या होने चाहिए, इस विषय में भी इस आयोग ने काफ़ी ध्यान दिया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च और विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के द्वारा सूचनाएं संकलित की तथा इसका विश्लेषण किया। समान विचार विमर्श के बाद, एक राय बनने के बाद, इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को 747 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के विभिन्न पक्षों, जैसे उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, अध्यापकों की सेवा नियमावली क्या हो, सेवा शर्तें क्या हो, शिक्षा का स्तर क्या हो, पाठ्यक्रम क्या हो, कैसा हो, व्यावसायिक शिक्षा कैसी हो, परीक्षा प्रणाली कैसी हो, छात्र का कल्याण कैसा, छात्र के कल्याण के लिए क्या क्या नया पक्ष रखा जा सकता है, अर्थव्यवस्था विद्यालयों की कैसी हो, सुदृढ़ हो, आदि, इन सब संबंध में महत्वपूर्ण आयोग सुझाव जो है आयोग ने दिया। आइए देखते हैं कि प्रमुख सिफारिशें क्या रहीं, विस्तृत जानकारी लेते हैं। ये तो थोड़ा सा उठा, तो जो राधाकृष्णन आयोग की मुख्य सिफारिशें थीं वो ये थीं। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना, जो हमारा राष्ट्र है, लोकतंत्र है, इसके लिए हमें प्रशिक्षण देना आवश्यक है। आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक है। सेल्फ डिफेंस
सेल्फ कॉन्फिडेंस इत्यादि के लिए प्रशिक्षण देना जरूरी है। वर्तमान और साथ ही अतीत की समझ को विकसित करने के लिए जरूरी है। व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण देना भी इन्होंने स्वीकार किया। इन्होंने अपने प्रतिवेदन में बताया, अपने सुझाव में कहा, ज्ञान के विकास के द्वारा जीवन को जीने की सहजता कैसे जागृत की जाए, इसके बारे में सुझाव दिया। कुछ मूल्यों को विकसित करने जैसे मन की निडरता, विवेक शक्ति, बुद्धि आदि कैसे विकसित की जाए और क्या उद्देश्य उसके होने चाहिए, उसके बारे में बताया। शिक्षण संकाय के बारे में आयोग का कहना था कि शिक्षकों में चार श्रेणियां होनी चाहिए। प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। जो शिक्षकों की चार श्रेणियां हैं, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक की, उनको उनकी योग्यता के आधार पर ही एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में पदोन्नत की जाए, अर्थात जिनमें जैसी योग्यता है उस योग्यता के अकॉर्डिंग उनको उनके पद से और उच्च पदों पर आसीन किया जाए। और उनके जो वेतन हैं, इन चार श्रेणियों की जो शिक्षक हैं, उनका वेतन, सेवा शर्तें, भविष्य निधि, आवास या आवासीय योजना जो भी है, आवास रहने के लिए आवास, काम के घंटे और छुट्टी इत्यादि की सिफारिश की गई कि जिस तरह से जो उच्च पद पे है या व्याख्याता है, प्रोफेसर है, पाठक है या प्रशिक्षक है, उसको कितनी सेवा शर्तें, कितने घंटे कार्य करने हैं, कितना वेतन देना, कितनी भविष्य निधि उनकी काटनी है, कितनी भविष्य निधि उनकी जमा करनी है, इकट्ठा करनी है, उनको कितने दिन, महीने में या साल में छुट्टी दी जानी है, इत्यादि के बारे में इस आयोग ने सिफारिश किया। शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के आयोग ने बताया कि इस शिक्षण कार्य जो भी होता है, पढ़ाई का कार्य जो भी है, 18 घंटे से एक हफ्ते में 18 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों के अध्ययन के लिए एक बार वर्ष में, एक वर्ष का संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए। अर्थात शिक्षकों के अध्ययन के लिए एक बार में 1 वर्ष का और संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश देना चाहिए। यदि शिक्षक अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहता है, अपनी और योग्यता उसमें जोड़ना चाहता है, अतिरिक्त योग्यता जोड़ना चाहता है, तो उसको एक बार में 1 साल के लिए और संपूर्ण सेवा यानी कि 60-65 साल तक की, जब तक की उसकी सेवा है, उसको अधिकतम 3 साल तक का अवकाश दिया जाना चाहिए। सेवा की अवकाश जो उम्र है, रिटायरमेंट की जो उम्र है, अब तक जो 60 वर्ष रही है, उसको बढ़ाकर 64 साल कर दी जाए। ये तो शिक्षण संकाय के लिए इन्होंने बात की। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षण संकाय या पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में ये राय प्रस्तुत की है। शिक्षण का स्तर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में विश्वविद्यालय में कितने छात्र संख्या होनी चाहिए, इसके बारे में विश्वविद्यालय आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिसमें इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि एक महाविद्यालय में 1500 यानी कि 1500 से अधिक की छात्र संख्या नहीं होनी चाहिए और विश्वविद्यालयों में जो शिक्षण कार्य होता है उसमें 3000 से ज़्यादा के छात्र की संख्या नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्हीं विद्यार्थियों का प्रवेश देना चाहिए जो कक्षा 12 वर्ष उत्तीर्ण कर लिए हों, यानी कि कॉलेज स्तर तक की शिक्षा वो प्राप्त कर चुके हों, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों, उनको ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। कार्य के दिनों की संख्या साल में 180 दिन होनी चाहिए।
यानी कम से कम जो शिक्षण कार्य है वो वर्ष में कम से कम 180 दिन हो, जिनमें परीक्षाओं को छोड़ के ये कार्य होना चाहिए। अर्थात अगर 1 महीने की परीक्षा है तो उस 1 महीने की परीक्षा को 180 दिन में नहीं जोड़ा जाएगा। अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। इस आयोग ने कहा कि पाठ्य पुस्तक का जो दायरा है, इस पुस्तक को पढ़ के ही इसी में से एग्ज़ाम देना है, ऐसा कोई दायरा नहीं होना चाहिए। उनको इस दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। और अगला सुझाव दिया कि सायंकालीन, प्रातःकालीन और सायंकालीन, जो प्रातःकालीन कक्षाएं चलती हैं उसके अतिरिक्त सायंकालीन कक्षाओं का भी आरंभ किया जाना चाहिए। शायद आयोग का मानना होगा कि कुछ बच्चे जो कहीं और उस समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनको शाम को पढ़ने की शाम को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा। अगला सुझाव था परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम 70%, 55% और 40% होने आवश्यक हैं। अर्थात प्रथम श्रेणी के लिए 70%, द्वितीय श्रेणी के लिए 55% और केवल कक्षोन्नति के लिए 40% का होना आवश्यक होगा या होना चाहिए। अगला सुझाव जो प्रशासन और वित्त के लिए दिया आयोग ने वो इस प्रकार है। आयोग ने बताया शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें साझेदारी निभानी चाहिए, यानी कि कुछ प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार और कुछ प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार निर्धारण करे और उसको उसी मद में विश्वविद्यालय को और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को स्वीकृत करें, जिससे उनका भी विकास हो सके, छात्रों का विकास हो सके। शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा। आयोग ने कहा शिक्षा से संबंधित जो भी नीतियां बनेंगी, जो भी नीतियां बनानी हो वो केंद्र सरकार की सलाह पर हो। राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में जिम्मेदारी के साथ लागू करे। आयोग का कहना था कि राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में जिम्मेदारी के साथ लागू करे। विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने और महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। अर्थात आयोग का मत था कि यदि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में एक रूपता होगी, समानता होगी, तो शायद वो और अच्छे से कार्य कर सकें और उनमें जो अनुदान दिया जाना है, उनको जो खर्च के लिए, व्यय के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जानी है, उसके लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित किया जाए, जिसको यूजीसी भी कहते हैं। और विश्वविद्यालय की संरचना कैसी हो, इस विषय में आयोग का मत था कि उच्च शिक्षा को 3 स्तरों में आयोजित करनी चाहिए। उच्च शिक्षा 3 स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए: स्नातक, परास्नातक और शोध। स्नातक को 3 वर्ष, स्नातकोत्तर को 2 वर्ष और कोई भी शोध कार्य हो वो न्यूनतम 2 साल का हो। शोध करने के लिए कम से कम 2 वर्ष की समय सीमा को रखा गया। न्यूनतम है ये, अधिकतम नहीं। न्यूनतम 2 वर्ष में शोध कार्य होना चाहिए। उच्च शिक्षा को 3 श्रेणी में बांटना चाहिए: कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी। कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। यदि किसी भी क्षेत्र में उसका विकास करना है तो उसमें सीनियर का होना जरूरी है।
कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले कॉलेजों को खोला जाना चाहिए और उनको विश्वविद्यालयों से अटैच करना चाहिए, संबद्ध किया जाना चाहिए। ये सुझाव विश्वविद्यालयों के लिए या विद्यालयों के लिए, महाविद्यालयों के लिए दिया गया आयोग के द्वारा। व्यावसायिक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि इनको कम से कम 6 श्रेणियों में बांटा जाए, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा यानी कि जो टीचर होंगे उनको उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्य होना चाहिए। कृषि शिक्षा, जो खेतीबाड़ी या बागवानी करना चाह रहे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय ने सुझाव दिया। वाणिज्यिक शिक्षा, जो कहीं पर व्यापार करना चाह रहे हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से शिक्षा पाना चाह रहे हैं, उनको व्यावसायिक शिक्षा या वाणिज्यिक शिक्षा दी जाए। इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं ऐसे बालकों, ऐसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा दीक्षा। चिकित्सा शिक्षा, यानी कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए चिकित्सा शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। और आखिरी इन्होंने छठा, जो 6 श्रेणी बांटी थी उसमें छठा इन्होंने बताया कि कानून की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। तो कानूनी शिक्षा के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको हम विधि शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो आयोग द्वारा व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, प्रशासन, वित्त और शिक्षक शिक्षा इत्यादि पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए, जो एक सराहनीय कदम था।